आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण, यानी सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले आवरण का मतलब समझिए। तो जैसे हम कोई कपड़ा ओढ़ लेते हैं तो उसको आवरण कहते हैं। तो इसी प्रकार सेल के ऊपर ढकने वाली जितनी चीज़ें हैं उन्हीं को आवरण या इनवेलप कहेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। यानी जो हमारी बैक्टीरियल सेल हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप मिलता है, बहुत जटिल कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचनाएं बनाते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनमें जो इनवेलप है वो कॉम्प्लेक्स होता है और दृढ़तापूर्वक बंध कर, यानी मजबूती से बंधा रहता है कोशिका से, और 3 स्तरीय संरचना बनाता है। यानी उसमें 3 लेयर होती है। जैसे बाह्य परत को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। तो जो हमारा बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरिया में जो कोशिका होती है उसमें 3 आवरण होते हैं या 3 स्तर होते हैं आवरण के। बाहरी स्तर को ग्लाइकोकैलिक्स, उसके पश्चात अंदर कोशिका भित्ति यानी सेलवाल होती है, फिर अंदर जो है जीव द्रव्य झिल्ली होती है। ये 3 जो है स्तर बन जाते हैं हमारे कोशिका के आवरण के। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। तो ये जो आवरण है जिनकी 3 परतें हैं, तो प्रत्येक स्तर का या परत का काम अलग है, लेकिन तीनों को मिल करके अगर देखा जाए तो कोशिका के बाहर कोशिका को ढकने का काम करते हैं, यानी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लें। तो देखिए, कह रहा है कि 3 लेयर होती हैं इनवेलप में बैक्टीरिया के। आउटर को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, फॉलोड बाय द सेल वॉल यानी अंदर सेल वॉल, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको जीव द्रव्य झिल्ली बोलना है, तो अंदर वाली हो जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, कह रहा है कि जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजक विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान दीजिए कि जीवाणुओं में ये जो कोशिका आवरण में विभिन्नता है, और दूसरा एक हमारे वैज्ञानिक थे ग्राम, उन्होंने अलग अलग कलर से इन जीवाणुओं को रंग दिया था। तो कोई चीज़ डालने पर जब ये रंगे गए तो कलर अलग अलग आया। तो उसी कलर के आधार पर इन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है। एक ग्राम पॉजिटिव एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं हुए उन्हें ग्राम निगेटिव। तो जब किसी रंग में डाला गया, एक कोई पदार्थ उन्होंने चुना, उसमें डाल दिया बैक्टीरिया को, तो जो रंग गए उनको ग्राम पॉजिटिव और जो रंगीन नहीं हुए उनको ग्राम निगेटिव बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। तो बाहरी परत जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो अलग अलग जीवाणुओं में उनके स्ट्रक्चर और उनका जो थिकनेस है वो अलग अलग है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, और दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो संपुटिका या कैप्सूल कहलाती है। तो इस बात को ध्यान देना है।
तो अगर लूज थिक सेल लूज और थिक है तो इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर थिक और टफ यानी कठोर है तो इसे कैप्सूल बोलते हैं। किसको? बाहरी लेयर ग्लाइकोकैलिक्स को। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली लेयर है जिसको हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं, तो ध्यान दीजिए यही सेल वॉल या कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। ग्लाइकोकैलिक्स आकार को नहीं निर्धारित करती, उसके अंदर जो परत है कोशिका भित्ति वो आकार को निर्धारित करती है। वो सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। तो यह स्ट्रक्चरल भूमिका अदा करती है और जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। आपस में कोलैप्स होने या फटने से बचाती है सेल वॉल। अब देखें आगे कह रहा है कि जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। तो जो हमारी जीव द्रव्य झिल्ली है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य झिल्ली है और सेल मेम्ब्रेन एक नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं झिल्लियाँ, उनको कोशिका में भित्ति है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड यूज किया गया। तो सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी जिसको चाहेगा वो अंदर जाएगी, जिसको चाहेगा वो बाहर आएगा। इसके चाहने पर डिपेंड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर आएगा। अपनी इच्छा से कोई चीज़ अंदर बाहर नहीं जा सकती। अब देखिए कह रहा है कि संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। तो अगर हम संरचना की बात करें तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन पाई जाती है उसकी जैसी होती है। यह विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीजोसोम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, उसे मीजोसोम कहते हैं। ये हमारी मीजोसोम कहलाती है जो कि जीव द्रव्य झिल्ली है और कोशिका में फैलाव से बनती है। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। तो ये फैलाव जो है पुटिका के रूप में भी हो सकता है, नलिका के रूप एवं पटलिका के रूप में, किसी भी प्रकार के रूपों में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो मीजोसोम है यह वेसाइकिल बना सकता है, ट्यूब्यूल्स बना सकता है, लैमिनाई बना सकता है, लैमिली बन सकती है। 3 रूपों में हो सकता है। अगर छोटी सी ऐसे गोल सी संरचना बन गई तो पुटिका बोलेंगे, अगर ट्यूब लाइक संरचना बन गई तो नलिका बोलेंगे, और प्लेट जैसी बन गई प्लेन जो है तो पटलिका बोलेंगे, तो उसे पटलिका बोलेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठक्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी
सहायता करता है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो मीजोसोम है, जो पुटिका, नलिका एवं पटलिका यानी वेसाइकल, ट्यूब्यूल और लैमिलाई के रूप में पाई जाती हैं, तो ये हमारी यह कोशिका भित्ति निर्माण यानी सेल वॉल बना सकती हैं। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए जैसी संरचनाएं बना सकती हैं। इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये इनके काम होते हैं। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मीजोसोम है, जो लैमिली, हमारी वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिली हैं, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। डीएनए के रेप्लिकेशन में यानी अपनी जैसी संरचना बनाने में डीएनए में हेल्प करती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, और जो नई सेल बनती हैं, छोटी सेल, वो इधर उधर वितरण उनका कैसे हो, उसमें सहायता करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये श्वसन में हेल्प करते हैं। सिक्रीशन यानी श्रावण में। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती हैं। एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, और एंजाइम के कंटेंट को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये सब हमारे कार्य हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, विशेष करके प्रोकैरियोटिक सेल में नील हरित जीवाणु यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि झिल्ली में विस्तार होता है कोशिका द्रव्य में, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकी लवक मतलब रंगीन, जिनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन हरित शैवाल है, शैवाल की बात नहीं हो रही यहाँ, ग्रीन हरित बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो ये साइनोबैक्टीरिया। देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, इनमें अन्य प्रकार से भी मेम्ब्रेन का फैलाव होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। कॉल्ड क्रोमैटोफोर, इसको क्रोमैटोफोर कहते हैं। विच कंटेन्स पिगमेंट, जो कि पिगमेंट जिसमें पाए जाते हैं, ये कहने का मतलब। तो इस प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया होता है हमारा, जिसको नील हरित जीवाणु बोलते हैं, शैवाल नहीं जीवाणु, तो इसमें कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार हो जाता है, जिसे वर्णकी लवक यानी क्रोमैटोफोर कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनके कारण कलर उत्पन्न होता है। अब देखिए आगे कह रहा है जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं, यानी वो मोशन उनमें हो सकता है या फिर बिना मोशन वाली। तो मोटाइल या नॉन मोटाइल दो प्रकार की होती हैं। यदि वो चलायमान होती हैं तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। तो जो कशाभिका होती है जीवाणु में, उसी को अंग्रेजी में फ्लैजिलम बोलते हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जीवाणु है, तो इसमें इस तरह धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं। इन्हीं को कशाभिका या फ्लैजिलम बोलते हैं। और ये तीन भागों में बटा होता है। तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तो तीन प्रकार से बटा होता है, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। यानी अगर इसको देखा जाए तो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी तीन भागों में बटी होती है। अब देखिए जो ये फ्लैजेला के तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी,
तो सबसे ऊपर वाला फिलामेंट, फिर हुक, और लास्ट में अंत में जो हो पाया जाता है, जैसे पत्ती होती है तो पेड़ में, तो पत्ती का मतलब फिलामेंट, जो डाल होती है उसका मतलब हुक, और जो जड़ होती है उसका मतलब बेसल बर्ड। करा द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट है हमारा ये सबसे लंबा भाग होता है और ये सेल की सतह के बाहर भी निकला रहता है। तो ये चीज़ हमको समझना है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए कि बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला तो हमारे गति में मोशन में सहायक होते हैं। ये जो मोशन है ये फ्लैजिला से संबंधित है, लेकिन फ्लैजिला के अलावा जो पिलाई और फिम्ब्रियाई पाए जाते हैं सतह पर, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर आल्सो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो ये मोशन में, पिलाई और फिम्ब्रियाई मोशन में हेल्प नहीं करते, फ्लैजिला मोशन में हेल्प करते हैं। चलने के लिए बैक्टीरिया में हेल्प कौन करता है? फ्लैजिला, ना कि पिलाई और फिम्ब्रियाई। तो 4 विकल्प दे देगा, आपसे पूछेगा कि मोशन में बैक्टीरिया के कौन हेल्प करता है? पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला, और लास्ट में देगा ऑल ऑफ दीज। आप लोग ऑल ऑफ दीज यानी सब उसमें आंसर करके चले आएंगे और वो गलत हो जाएगा। तो फ्लैजिला हमारा बैक्टीरिया के मोशन में हेल्प करता है, पिलाई और फिम्ब्रियाई ये हेल्प नहीं करते। इस बात को हमें ध्यान देना। अब देखिए कह रहा है कि रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो पिलाई या रोम जिसको बोलते हैं, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, और झालर जिसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं, तो ये झालर लघु सूक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। तो ये जो झालर है लघु सूक जिसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं, यानी कोशिका के बाहर बड़े होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। तो ये जो हमारी झालर या लघु सूक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित यानी बढ़े फैले रहते हैं, तो कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करती है। तो ध्यान दीजिए, ये जो लघु सूक यानी फिम्ब्रियाई हैं या झालर जिनको कहता है, ये अगर पानी बह रहा है तो उसके विपरीत रुकने के लिए किसी चट्टान से चिपकने, या कोई भोजन प्राप्त करना है तो उससे चिपक कर, जैसे आलू है तो उसमें चिपक करके उससे भोजन प्राप्त करने में, मतलब चिपकने में, पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करते हैं, केवल भोजन अवशोषित करने में नहीं। मतलब चिपक जाए, अब अपना बैक्टीरिया उससे भोजन प्राप्त करे, जिस भी माध्यम से प्राप्त करना, तो ये काम हमारे झालर या फिम्ब्रियाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो रोम या पिलाई है या झालर है गति में सहायता नहीं करते हैं। जो रोम होती है यानी पिलाई हमारी, ये प्रोटीन की बनी होती है, विशेष प्रोटीन की बनी होती है, पूछ सकता है कि किसकी बनी होती है। और झालर या लघु सूक जैसे जो तंतु होते हैं कोशिका के बाहर फैले रहते हैं, और जीवाणुओं में उनको पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आई। अब आगे आ जाता है हमारा राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। तो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। तो राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो जो हमारी प्रोकैरियोट सेल है उसमें क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं
तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़े हुए रहते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है। तो ध्यान दीजिए इनका आकार कितना होता है नैनोमीटर में 15 नैनोमीटर या 20 नैनोमीटर। और 2 प्रकार के इनमें सब यूनिट होती हैं 50S व 30S। ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है। कह रहा है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। अब ये 50S और 30S दोनों मिलकर के 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए 50 और 30 80 होता है, जबकि यहाँ पर 70 लिखा है। तो ध्यान दीजिए जो आकार होता है उस आकार को हम गणित के माध्यम से जोड़ घटा करके नहीं निकाल सकते। तो 50 और 30 मिलके 80 नहीं, यहाँ पर 70 होगा। इस बात को ध्यान देना। तो 50 और 30 2 राइबोसोम जब मिलेंगे तो 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 50 30 80 नहीं सोचना है, बल्कि 70 आंसर करेक्ट होगा। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। ध्यान दीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो राइबोसोम होता है इन्हीं के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं, यानी पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो अगर राइबोसोम हमारे संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए से मिलकर एक श्रृंखला बना लेते हैं, संबद्ध होकर श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसे हम बहुराइबोसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं अथवा बहुसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। सिंगल एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए से मिल जाते हैं। फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। एक चेन बना लेते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम कहते हैं। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। जो पॉलीसोम है ये ट्रांसलेट होता है, द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। जो ये राइबोसोम है पॉलीसोम का, तो ये क्या करता है कि मैसेंजर आरएनए में जो है प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो जो पॉलीसोम है ये एमआरएनए को प्रोटीन में चेंज कर देता है। तो बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, यानी जो एमआरएनए है उससे संबद्ध होकर के प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। इसको ध्यान देना। अब अंतर्विष्ट पिंड आ जाता है, यानी इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी के बारे में समझते हैं। तो कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो का मतलब बहुत पहले, तो बहुत पहले वाली जो सेल है जो आदिकाल में बनी होगी, जब मनुष्य भी नहीं रहे होंगे इस दुनिया में, तो उसमें जो पदार्थ बच जाते हैं कोशिका द्रव्य में उन्हें अंतर्विष्ट पिंड के रूप में वो संचित हो जाते हैं, इंक्लूजन बॉडी के रूप में वो संचित हो जाते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। तो ये जो अंतर्विष्ट पिंड है हमारे, अंतर्विष्ट पिंड कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं, यानी सेल्यूलर फ्लूइड जो है उसमें पड़े रहते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। ये सब इंक्लूजन बॉडी या अंतर्विष्ट पदार्थ कहलाते हैं। गैस रसधानी नील, हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश
संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती हैं। तो एयर वैक्यूल गैस रसधानी नील, हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि जो हमारे गैस वैक्यूल है फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फास्फोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये गैस वैक्यूल है हमारी, ये हमारी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाएगी ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल तथा ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फास्फो नहीं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन या पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, उनमें ये गैस वैक्यूल पाई जाएगी। तो इस बात को हमें समझना है। तो इस प्रकार से राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। अब यहाँ पर देखिए ये फिगर हम लोग इनमें पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये पादप कोशिका और प्राणी कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर है। तो इसके बारे में हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ेंगे, और ये जो भी इसमें लिखा है आता रहेगा, और इस फिगर में हम लोग देख करके उसको समझते रहेंगे। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।